नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की हालत बहुत ही दयनीय है। बहुत से किसान आज भी गरीब हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ अपनी आजीविका ही चला पाते हैं। ऐसे भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए, उन्हें समृद्ध बनाने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। किसान भाइयों, गन्ने की खेती में लागत अधिक आती है, जिससे किसान गन्ने की खेती से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर किसान गन्ने की एक बार बुवाई कर उसे 2 बार उत्पादन लेते हैं तो काफी मुनाफा कमा सकते हैं। गन्ने की दूसरी फसल को खूंटी फसल कहा जाता है, जो कि गन्ने की कटाई के बाद ली जाती है। तो इस फसल से आप अच्छा उत्पादन कैसे लें, चलिए जानते हैं। तिरहुत कृषि महाविद्यालय जिला मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरेंद्र कुमार से। जो इस समय आप लोग अपने खेतों में खूंटी की फसल रखे हुए हैं या जो खूंटी की फसल की खेती करना चाहते हैं, उन लोगों को मुख्य रूप से कुछ बातों पे ध्यान रखना चाहिए। खूंटी की फसल की कटाई छटाई कर चुके हो तो उसमें उनको ध्यान देना चाहिए कि उसमें जो खाली जगह जो खेतों में बची हुई है उसको भरने का काम अवश्य करें। तो जो खाली जगह है उसे अगर हम नहीं भरेंगे तो हमारी उपज जो है प्रभावित होगी। उसके लिए जरूरी है कि अलग से काटे हुए टुकड़े 2 आंख या 3 आंख के टुकड़े जो है उनको आप लें। पॉली बैग में तैयार किए हुए पौधों को लेकर के बीच बीच में जो भी खाली जगह बची हुई है फसल में, ईख की फसल में, उसमें निश्चित रूप से आप उसे लगा दें। सिंचाई करने के उपरांत ही उसमें लगाएं, क्योंकि बिना सिंचाई के हम अगर पौधा लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा पौधा सूख जाएगा। गन्ने की पेड़ी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए मुख्य फसल जब खेत में खड़ी हो तभी से कुछ प्रबंधनों को अपनाना होता है, और इसमें भी कटाई के समय तो विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय थोड़ी सी लापरवाही से पेड़ी फसल का अंकुरण ठीक ढंग से नहीं होता। इसके लिए सबसे जरूरी है कि सर्वप्रथम जो खूंटी की फसल है उसको जो मेड़ बनी हुई है मिट्टी चढ़ाते समय, उन मेड़ों को बंड को तोड़ देना चाहिए तथा तेज औजार के साथ जो है उसकी स्टेबल सेविंग करें। कम से कम जो है 4-5 इंच के नीचे से तेज धार के औजार से सतह से काटते हुए जाएं, ताकि जो हमारी नई खूंटी पनपे या निकले तो अच्छी हो तथा स्वस्थ हो। उसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। जब पौधे लग जाएं तो उसमें खाद उर्वरक की भी व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि जब तक उसमें खाद उर्वरक नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हमारी फसल कमजोर होगी। उसमें खूंटी फसल में यह अनुशंसा की जाती है कि 170 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम स्फूर तथा 60 किलोग्राम पोटास देने की अनुशंसा की जाती है। इसमें से आधी 170 किलोग्राम नाइट्रोजन की आधी मात्रा खूंटी छटाई के 1 सप्ताह के अंदर दे देना चाहिए तथा फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा जब उसमें बीच में अंतरकर्षण शुरू में करते हैं खूंटी के छटाई के समय, उस समय दे देना चाहिए। पहली सिंचाई जब जो 2-3 हफ्ते के बाद जब हम सिंचाई करें तो नाइट्रोजन की जो दूसरी मात्रा है उसे भी दे देना चाहिए। और जब हमारी फसल की बढ़वार होने लगे तो बीच बीच में हम खेत में अपने घूमते रहें, देख करके अगर कोई कमी हो, उसमें खरपतवार लगा हो तो उसे भी निकालने की व्यवस्था करना चाहिए। अपने खेतों में इस समय मई जून के समय में नमी की कमी हो जाती है, उस नमी को बचाने के लिए बीच में 90 सेंटीमीटर की दूरी पे जो हमारा पौधा लगा हुआ है कतार में, उसमें मल्चिंग करें। उसमें 7 से 8 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से मल्चिंग पुआल या गन्ने के पत्ते को अगर हम बिछा देंगे तो निश्चित रूप से हम एक सिंचाई की बचत कर सकते हैं। साथ ही साथ खरपतवार की भी समस्या कम होगी, उससे भी हमें बचाव होगा। सिंचाई खूंटी की फसल में निश्चित रूप से कम जो है 4 सिंचाई अवश्य दें, ताकि आगे आने वाले समय में हमारी खूंटी की फसल मुरन फसल के बराबर अच्छी उपज दे। खूंटी की फसल करने से हमें बहुत ही लाभ होता है, क्योंकि इसमें खूंटी की फसल में हमें बीज की मात्रा भी बच जाती है, खेत की तैयारी भी नहीं करनी पड़ती है, शुरुआती दौर में जो लेबर श्रमिक का खर्चा होता है वह सारी चीजें बच जाती हैं। इसलिए अगर हम पूरी तरीके से मेहनत के साथ अगर खूंटी की फसल करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी फसल होगी। एक ही खेत में लगातार गन्ने की फसल लेने के कारण गन्ने की पेड़ी फसल में कई हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है। तो किसान भाइयों, इन कीटों से फसल को बचाने के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। और जो भी हमें बीच बीच में कोई भी कीड़े दिखाई दे, टाप बोरर
शुरुआती दौर में सूट बोरर और रूट बोरर, तो उसके पौधे को जो है खींच के हम निकालेंगे, देखेंगे तो उसमें दुर्गंध आती है। इसके बचाव के लिए सबसे आवश्यक विधि है कि उन पौधों को आप खुरपी के द्वारा या किसी तेज औजार के द्वारा जमीन की सतह से अगर काट के हम हटा देंगे तो निश्चित रूप से दूसरा पौधा वहां से निकलेगा जो कि अच्छा होगा। करीब काटेंगे, एक पौधे को काटेंगे तो 2-3 कल्ले अवश्य निकलते हैं। इस तरीके से पूरे खेत में घूमकर जो रूट बोरर और सूट बोरर जो हमारे लगते हैं, तना छद्रक, कल्ला छद्रक लगते हैं, तो निश्चित रूप से उनका निदान होगा। और जब यह दिखाई दे समस्या, इस अप्रैल महीने में ज्यादा दिखाई देती है, उसमें सिंचाई अवश्य कर दें। जब हम खेतों में सिंचाई कर देंगे तो हमारे इन कीड़ों का निदान स्वतः अपने आप समाप्त हो जाता है। इस तरीके से हम अपने खूंटी फसल में अगर शस्य क्रियाओं को करते रहेंगे अंत तक, तो निश्चित रूप से अच्छी उपज प्राप्त करेंगे जिससे कि अच्छी से अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है। मुर्गी पालन कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है और इस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार है मौसम के अनुसार इनकी देखरेख एवं प्रबंधन। तो आप अधिक लाभ के लिए इस समय किस तरह से करें लेयर मुर्गियों का प्रबंधन, इसकी जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर वीएन गौतम। लेयर मुर्गी सामान्यतः अंडों के लिए पाली जाती है और इनका जो अंडों का उत्पादन है, ये देखा जाता है कि गर्मी के माह में बहुत ज़्यादा इस पर कमी देखी जाती है। इसका कारण खासतौर से गर्मियों में होने वाला जो स्ट्रेस है मुर्गियों पे वो है। सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे कि मुर्गियों का रखरखाव गर्मी के मौसम में कैसे किया जाए। किसान भाइयों, लेयर मुर्गी पालन से अधिक लाभ मिले इसके लिए आप चूजों की देखरेख कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। सर्वप्रथम जैसे ही हम मुर्गियों को लेकर के आते हैं, चूज़ों को लेकर के आते हैं अपने फार्म पर, उन्हें तुरंत इमीडिएट बॉक्स से बाहर निकालें। बॉक्स से बाहर निकालने के पश्चात उन्हें साफ स्वच्छ एवं ठंडा पानी दें। ठंडे पानी में तकरीबन 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इलेक्ट्रॉल पाउडर मिलाएं और इसे 5 से 6 घंटे तक दें। 5 से 6 घंटे तक देने के पश्चात मुर्गियों को अगले 6 से 7 घंटे सिर्फ जो है मक्के का दरिया प्रदान करें। इससे मुर्गियों को एस्टेब्लिशमेंट अच्छा मिल जाता है और उनका एनवायरनमेंट भी आसपास का सराउंडिंग अच्छा रहता है। जनरली जो किसान भाई होते हैं वो अपने फार्म पर जहाँ पे भी मुर्गी पालते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जो लीटर की मोटाई है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसा देखें कि लीटर थोड़ा सा सूख गया है, उस पर तकरीबन कुछ थोड़ा पानी का छिड़काव करें। छिड़काव करने के से थोड़ा जब लीटर गीला हो जाता है तो मुर्गियां अपने पंख फैला करके अपना तापमान जो है सामान्य करने की कोशिश करती हैं। जब भी हम मुर्गी लाएंगे तो 1 स्क्वायर फीट 3 चूज़ों के लिए स्पेस जो है बना करके रखना चाहिए। 0 से लेके 10 दिन तक, 11 से लेके 20 दिन तक के जो चूजे हैं उनके लिए जो स्पेस है आपका वो तकरीबन 2 स्क्वायर फीट प्रति 2 चूजा, और इसके पश्चात 21 दिन से लेकर 30 दिन तक 1 स्क्वायर फीट प्रति चूजा होना चाहिए। इस तरह जो है ओवर क्राउडिंग से बचा जा सकता है। मुर्गी पालक भाइयों, लेयर मुर्गियों से गर्मी में अधिक अंडा उत्पादन के लिए इनका आवास प्रबंधन किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। इसके पश्चात ये आपकी जो शेड है, शेड में आपका वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। वेंटिलेशन के लिए क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। क्रॉस वेंटिलेशन में ये चीज़ का ध्यान रखें हमेशा कि जब भी आप क्रॉस वेंटिलेशन करते हैं तो हवा बहुत ज़्यादा चौड़े शेड में रुक जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा चौड़े शेड भी नहीं बनाने हैं। एक अनुपातित शेड बनाने हैं, ज़्यादा ना तो ज़्यादा चौड़े हों ना ज़्यादा सकरे हों। आप जब भी अपने शेड का रखरखाव गर्मी के समय करें तो पहले अपने छत पर ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि सन लाइट रिफ्लेक्ट हो, तो वाइट सीमेंट या चूना जो भी है उससे उसका आप पुताई करवा सकते हैं। इसके बाद कई जगह पर पानी की व्यवस्था जहाँ अच्छी है वहाँ पर आपको स्प्रिंकलर लगाने चाहिए। स्प्रिंकलर लगाने से तापमान में गिरावट आ जाती है शेड के अंदर, जो कि अंडे उत्पादन में बहुत सहयोगी है। इसके बाद यदि कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम है तो शेड के ऊपर भूसे, पुआल आदि का बिछावन करें, जिससे थोड़ा टेम्परेचर डायरेक्टली उन मुर्गियों पे इफेक्ट नहीं करेगा
और शेड में भी तापमान कम हो जाएगा। गर्मी के समय में 10 बजे के पश्चात थोड़ी गर्म हवाएं चलने लगती हैं, तो आप उस पर दोनों साइड पे पूरे पोल्ट्री के शेड पे ढक दें और समय समय पर पानी चला करके उन्हें भिगाएं। पानी चला करके भिगाने से जो भी हवाएं अंदर प्रवेश करेंगी तो वो ठंडी हवाएं होंगी और जिससे टेम्परेचर में थोड़ा गिरावट रहेगी। और यदि आपके पास सुविधा हो, किसान भाइयों, लेयर मुर्गियों का उचित विकास हो, इसके लिए आप गर्मी के मौसम में इसका उचित आहार प्रबंधन करते हुए पानी की व्यवस्था कैसे करें, आइए जानते हैं। इसके पश्चात जो दाना है, बड़ी मुर्गियों को तकरीबन 11 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक दाना ना प्रदान करें। दाना प्रदान करने से जनरली क्या होता है कि जो दाने की हीट है वो बॉडी को हीट एग्जॉस्ट करने में मदद नहीं कर पाती। हाँ, ज़्यादा गर्मियों के सीज़न में वैसे भी किसान भाइयों ने देखा होगा कि मुर्गियां रिफ्यूज़ करती हैं, अपने आप को कूल रखने के लिए दाना छोड़ करके दूसरे माध्यम अपनाती हैं कि हम कैसे ठंडे रहें। तो इसलिए दाना ना ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रात के समय, शाम के समय दाना प्रदान करें। कई बार ऐसा होता है कि क्या दाने में क्या दें गर्मी के समय। गर्मी के समय में मक्का, राइस पॉलिश, राइस ब्रान और फिश मील वगैरह का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। इसकी डाइट में ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रोटीन की डाइट ज़्यादा रहे, इसमें प्रोटीन ज़्यादा रहे, या फिश मील जो है आप ज़्यादा कर सकते हैं। मुर्गियों को जब हम पानी देते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि दिन में 4 बार तकरीबन जो पानी पीने का है, चारों बार ठंडा, साफ, स्वच्छ होना चाहिए। और इसमें स्ट्रेस घटाने के लिए विटामिन सी मिलाते रहें, जिससे क्या है जो गर्मी के कारण स्ट्रेस है मुर्गियों के ऊपर वो कम पड़ता है। एंटी स्ट्रेस विटामिन है, इसलिए इस विटामिन को आप आराम से मिला सकते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरे द्वारा बताई गई जितनी भी बातें उन्हें पालन करके अपने अंडा उत्पादन की दर को बढ़ाएं एवं मुर्गियों को स्वस्थ रखें। गुलाब की खेती करने वाले किसानों की आय तभी बढ़ेगी जब अच्छी फसल होगी और इसके लिए जरूरी है कि फसल की उचित देखरेख की जाए, जिस पर तकनीकी सलाह दे रही हैं विषय विशेषज्ञ हेमलता वर्मा। आज आपके सामने गुलाब की खेती के बारे में जानकारी दे रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल के किसान भाई जो हैं, जो पहले अनाज, दालें, ये सब चीज़ें उगाते थे, आज उनसे चेंज होकर फूलों की खेती के ऊपर डाइवर्ट हो रहे हैं और इसको अपना फूलों की खेती को अपना बिजनेस बना रहे हैं। और जैसा हम देख रहे हैं कि इस समय जो हमारा गुलाब है वो फ्लावरिंग स्टेज पे है, तो हम क्या करें कि हम अधिक उत्पादन गुलाब से ले सकें। गुलाब की फसल से अधिक और गुणवत्ता युक्त फूलों की प्राप्ति हो, इसके लिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त कैसे रखें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण पर। जैसा कि हम जानते हैं खरपतवार होते हैं, ये जमीन से पानी, खाद, उर्वरक, सूर्य का प्रकाश, ये सब लेते हैं। जो हमारी क्रॉप है गुलाब की, उसको पूरी तरह से खाद, उर्वरक, पानी नहीं मिलता है और तो इससे क्या होता है, उसके जो फूल हैं उसका उतना साइज़ हमको नहीं मिल पाता, फूलों का साइज़ छोटा रह जाता है। और साथ ही ये खरपतवार क्या करते हैं, जैसे कीट और रोगों के लिए एक आश्रय का काम करते हैं। इससे कीट और रोगों का प्रकोप भी बढ़ता है खरपतवार से। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक फसल में खरपतवार मुख्य समस्या है और गुलाब की फसल में खरपतवार बहुत बड़ी समस्या है। अगर इसका ध्यान रखेंगे तो हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अगर किसान भाई समय से अपने खेत में ध्यान देते रहें कि हमारे खेत में खरपतवार तो नहीं आ रहे हैं, उसको डोरा कुल्पा चला के या हाथ से निदाई गुड़ाई करके उसको समय समय से निकालते रहें। अगर हम खरपतवार से अपने खेत को मुक्त रखेंगे तो हमारी मुख्य फसल पर कीट और रोगों की समस्या कम आएगी। गुलाब की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन का विशेष महत्व होता है, तो आप किस तरह से करें सिंचाई और पोषक तत्व प्रबंधन, आइए जानते हैं। अब हम बात करेंगे सिंचाई के बारे में। किसान भाई, जैसा कि अब हम जान रहे हैं कि अब गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो हमें अपने खेत में सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे खेत में पानी की कमी ना हो पाए, क्योंकि अगर पानी की कमी होगी तो हमें प्रॉपर साइज़ का फूल नहीं मिलेगा। तो इसलिए किसान भाई अपने खेत में पानी की कमी ना होने दें। आजकल हम देख रहे हैं कि कई किसान भाई ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग कर रहे हैं और वो सही भी है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन के प्रयोग से हमारे पानी की बचत होती है और हमारे फसल को जितनी ज़रूरत होती है उतना ही पानी मिलता है और जो पानी का वेस्टेज है वो कम होता है। तो इसलिए किसान भाई अगर उनके पास सुविधा है तो वो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा अपनी खेत में सिंचाई कर सकते हैं। और साथ साथ कुछ किसान भाई आजकल हम देख रहे हैं मल्चिंग का प्रयोग करते हैं। तो मल्चिंग क्या करता है, जो भूमि में जो नमी है या पोषक तत्व हैं उसको
डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। तो इसलिए किसान भाई ये मल्चिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हमने जब अपना गुलाब लगाया तो उसमें हमने खाद और उर्वरक दिए थे, लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे गुलाब की फसल में उर्वरकों की कमी दिख रही है, अपने खड़ी फसल में भी दे सकते हैं। इसमें मूंगफली की खली का ले लें 5 किलो, हड्डी का चूरा ले लें 5 किलो, अमोनियम फास्फेट ले लें 2 किलो, अमोनियम सल्फेट ले लें 1 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट ले लें 2 किलो, पोटेशियम सल्फेट ले लें 1 किलो, मिक्स करके 50 से 100 ग्राम अपने गुलाब के पौधे के पास थाला बनाकर इसमें दें और फिर उसको दबा दें। या फिर आप 19-19-19 करके एक आता है, उसका 10 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर भी फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। गुलाब की फसल में कीट व रोगों का भी प्रकोप होता है, जिसके कारण पौधों की उचित बढ़ाव नहीं हो पाती और फसल में कम फूलों की प्राप्ति होती है। इसलिए इन कीटों व रोगों का प्रारंभिक अवस्था पर ही नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले मैं जानकारी दूंगी गुलाब में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। तो गुलाब में मुख्य रोग आता है एक पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है, इसमें अपने पौधे पे पत्तियों पर शाखाओं पर एक पाउडर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर से जम जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो गुलाब की फसल है उसमें फ्लावरिंग ठीक से नहीं होती, फूल छोटे रह जाते हैं या फूल सही तरीके से नहीं आते, तो उससे हमारे फूलों की गुणवत्ता खराब होती है। तो किसान भाई इसके लिए सल्फर पाउडर आता है, इसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना लें और इसके हिसाब से अपने फसल पर स्प्रे करने से पाउडरी मिल्ड्यू के प्रकोप से बचा जा सकता है। अगर हमें ज़्यादा प्रकोप लग रहा है तो 10-15 दिन के अंतर से फिर दोबारा स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी फसल को पाउडरी मिल्ड्यू से बचा सकते हैं। एक अन्य रोग आता है डाईबैक करके। डाईबैक रोग क्या होता है, इसमें पौधा ऊपर से नीचे की तरफ सूखना चालू होता है। मुख्य रूप से क्या होता है, जब हम पौधे में प्रूनिंग करते हैं या फूलों की तोड़ाई करते हैं तो जो पौधे का जो हिस्सा है ऊपर का वो टूटने हाथ से तोड़ाई करने के कारण वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसके कारण ये रोग पैदा होता है। तो इसलिए जब हम तोड़ाई करें तो सिकेटियर की सहायता से या तेज चाकू या ब्लेड की सहायता से तोड़ाई करें और कटाई करने के बाद एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, उसका पेस्ट बना के जो कटे हुए स्थान पर लगाएं तो ये रोग अपनी फसल में नहीं आएगा। अब हम चर्चा करेंगे किसान भाई इसमें लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में। इसमें एक कीट आता है महू करके। ये हरे काले रंग का छोटा सा कीट होता है। ये पत्तियों से रस चूसता है और बाद में प्रकोप बढ़ने पर ये फूलों से भी रस चूसता है, तो ये फूल हमारे खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए एक इमिडाक्लोप्रिड नाम की एक दवा आती है, इसकी 1 ml मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करने से महू से अपनी फसल को बचा सकते हैं। एक अन्य कीट आता है जिसको हम बोलते हैं माइट। माइट क्या होती है, रेड कलर की होती है। अपनी हम देखेंगे पत्तियों के नीचे छोटे छोटी चिपकी होती हैं और देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो कभी कभी जाला भी दिखता है। अगर इस कीट का प्रकोप हमारी फसल में दिख रहा है तो एक ओमाइट करके दवा आती है, इसकी 1 ml मात्रा 2 लीटर पानी में घोल बना लें और इसका स्प्रे करें तो माइट से अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान भाई एक अन्य कीट देखा गया है, इल्ली आती है गुलाब की फसल में। तो ये क्या करती है, पत्तियों को खाती है, बाद में जो बौड़ियाँ आ जाती हैं अपनी गुलाब की फसल में उनको भी खाकर उसको नुकसान पहुँचाती है। अगर हम अपनी फसल में इल्ली देखें तो एक इंडोक्साकार्प नाम की दवा आती है, इसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना लें और उसका स्प्रे करने से इस इल्ली से अपनी फसल को बचा सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कल्याणपुर, जिला पटना के कृषक सुखदेव सिंह ने। यह गाय की उन्नत नस्लों के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो सुखदेव सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अगर आप गाय पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या गाय पालन करते हैं तो कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ तक नस्ल की बात है तो अब बहुत देसी नस्लों में हम लोगों ने कई तरह का विकास किया है और काफ़ी शोध करके हमारे देश के वैज्ञानिकों ने देसी नस्लों के उन्नत किस्में बनाई हैं। तो इसके लिए आप चाहें तो आप साहिवाल, थरपाकर, रेड सिंधी अथवा गिर नस्ल की गायें आप पालें। जर्सी और फ्रीजियन 1-2 वर्षों के बाद आपके यहाँ परेशानी का कारण बन जाती हैं,
क्योंकि वो हमारे मिट्टी, आबो हवा, जलवायु में अच्छी प्रकार सूट नहीं कर पाती हैं। इसलिए हमारी वैज्ञानिक अनुशंसा होगी कि आप जर्सी या फ्रीजियन को रिप्लेस करके ऐसी नस्लें जो थोड़ा दूध भले ही 1-2 लीटर कम करें लेकिन बीमार न पड़ें, दूध में फैट का परसेंटेज ज़्यादा हो, वैसे नस्लें आप पालें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां।